पृथ्वी एक विशाल सुंदर जगह हो सकती है जिसके बारे में हम पिछले काफी समय से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड की तुलना में एक धूल के छोटे से कण के बराबर होती है। जब से हम टेक्नोलॉजी में थोड़े एडवांस हुए हैं, तब से हमने अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया है। तब से ही हम इस स्पेस को और भी अधिक और डीप से जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस अज्ञात स्पेस के बारे में कि किस तरह से ये स्पेस काम कर रहा है और आखिर वाइजर्स प्रोब्स हमें कैसे जानकारी भेज रहे हैं। और हाल ही में इन दोनों प्रोब्स ने हमें कुछ ऐसे टेरिफाइंग मैसेज भेजे हैं जिनको जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा भविष्य भी तय हो सकता है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हमें इन वाइजर्स प्रोब्स के सिग्नल्स को जानने से पहले हमें समय में पीछे चलना होगा। उस समय जब वाइजर्स लॉन्च किए जा रहे थे, वाइजर 2 एक एक्सप्लोरर था जो कि 20 अगस्त 1977 को पहली बार पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने में सफल हुआ था और उसके बाद 18 सितंबर 1977 को वाइजर 1 को भी लॉन्च किया गया था। और दोनों ही स्पेस प्रोब अंतरिक्ष को काफी डीप से जानने के लिए अपने अपने रास्ते निकल पड़े थे और पहली बार ही एक फ्रेम में चंद्रमा और पृथ्वी की तस्वीर ली थी, जो कि लॉन्च होने के तुरंत बाद की थी। इसके साथ ही नासा ने अब इतिहास रचना शुरू कर दिया था, लेकिन ये मिशन चंद्रमा के चारों ओर घूमने के लिए नहीं बनाया गया था। वास्तव में ये तो सौर मंडल को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। हमने पहले से इस मिशन की पूरी योजनाबद्ध तैयारी कर ली थी। भले ही हम इन प्रोब्स को सौर मंडल को पूरी तरह से गोल करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में ओवल वेरिएशन के लिए नहीं थे, जो कि समय में केवल कुछ बिंदु हैं। जब ये दोनों प्रोब्स एक साथ परफेक्टली अलाइंस्ड थे, जो कि एक कुशल अंतरिक्ष यात्रा की अनुमति देते थे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि किस प्रोब को हमें कहां भेजना है और किस प्लैनेट्स पर ऑब्जर्वेशन करवाना है, जो उन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए एक पथ था। और ये प्रोब्स अपने रास्ते में सही होंगे, इन्हें हमें विचलित करने की आवश्यकता नहीं होगी और हम अपनी डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये यात्रा सौर ऊर्जा या नियमित ईंधन पर काम नहीं करती है। वे RTGS का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोब्स आने वाले समय में एक लंबी यात्रा करने वाले थे। सबसे कुशल तरीके से उनका उपयोग करना एक वर्ष के भीतर महत्वपूर्ण था। इन यात्राओं से ही पृथ्वी से बृहस्पति तक इन्होंने अपना रास्ता बना लिया और 4000 इमेजेस को कैप्चर किया, बल्कि इसने 2 नए चंद्रमा और एक एडिशनल रिंग की खोज की। इसलिए पहले वर्ष के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि अंतरिक्ष में $865 मिलियन के प्रोब भेजना वास्तव में इसके लिए लायक था, जबकि कुछ लोग इस स्टेटमेंट से असहमत थे। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि सौर मंडल के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हर गुजरते पल के साथ इन वाइजर से कुछ सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं और अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और समय के साथ साथ चीजें काफी क्रंची हो रही हैं। बृहस्पति मिशन के सफल होने के तुरंत बाद ही वाइजर को शनि के लिए अपना रास्ता बनाना था, जो नासा की उम्मीद से थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि न केवल यह उबड़ खाबड़ इलाका था और वाइजर कई अंतरिक्ष चट्टानों से टकराया था, लेकिन यह भी पाया गया कि शनि के 4 अतिरिक्त चंद्रमा थे जिनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन था और इसने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हम जो जानकारी खोज रहे थे उसमें हम बड़े विवरणों को याद कर रहे थे। यह वह बिंदु था जहां नेपच्यून और यूरेनस की ओर से जाने के बजाय वाइजर का ओरिजिनल मिशन ऑफिशियली एंड हो गया था और नासा के वैज्ञानिकों ने इसको डाइवर्ट किया और हमारे सौर मंडल के बाहर वाइजर 2 को इसकी जगह लेनी थी। और इस बाउंड्री से इस प्रोब ने हमारे प्लैनेट्स और सौर मंडल की काफी सारी इमेजेस को भेजा।
यह पहला वास्तविक रूप था जिसे हमने पहली बार देखा था कि पृथ्वी सौर मंडल के बाहरी चीजों से कितनी छोटी है, और इसके साथ यह हेलियोपोज और हेलियोस्फीयर के माध्यम से सीमा से आगे निकल गया और आधिकारिक तौर पर सौर मंडल से परे अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब पहली बार यात्रा शुरू हुई, उसकी यात्रा सौर मंडल की खोज के बारे में थी। कोई भी 1970 के दशक में इस टेक्नोलॉजी का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, यहाँ तक कि इतने लंबे समय तक कोई स्पेस प्रोब स्पेस में जीवित कैसे रह सकता था, और बाद में इसके बहुत से हिस्सों को बंद करना पड़ा ताकि इसे इस पूरे समय के रूप में चालू रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद कैमरों के कामकाज के मामले में वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, और इंफॉर्मेशन को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इसकी एक सही कंडीशन की ओर दावा कर रही थी। लेकिन इंफॉर्मेशन आने की स्पीड अब कम हो गई थी। लेकिन यह देखते हुए कि हम अभी भी किसी तरह सौर मंडल के किनारे से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हैं। मान लें कि कोई मैसेज प्राप्त करने के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन यह सब सवालों के घेरे में आ गया। इस साल अभी वॉयेजर पृथ्वी से लगभग 15 अरब माइल्स की दूरी पर है। भले ही ये स्पेस प्रोब्स जिस तरह से काम कर रहे हों, मैसेजेस में कुछ अजीब विसंगति थी, और इन मैसेज में यह पाया गया कि स्पेस प्रोब को यह पता लगाने में परेशानी हो रही थी कि वह कहाँ था। लेकिन सुजैन डोड ने बताया कि इस तरह के मुद्दों की उम्मीद इस बिंदु पर की जा रही है क्योंकि ये मिशन चल रहा है और इस मिशन को लगभग 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्पेस प्रोब वास्तव में सुरक्षित मोड पर नहीं लाया जा सकता। ये मैसेजेस ऐसे लग रहे थे जैसा कि नासा द्वारा बताया गया कि स्पेस प्रोब एक फोरिजन ऑब्जेक्ट के संपर्क में आया था, और यह एक गैस की चट्टान या कुछ और भी हो सकता था जो कि पहले से वहाँ मौजूद हो सकता है। पहले ऐसा लग रहा था कि किसी ने वॉयेजर के साथ संपर्क किया था, जो कि हमारे लिए काफी डरावना हो सकता था, यह देखते हुए कि स्पेस प्रोब कितनी दूरी से जानकारी प्राप्त कर रहा था। हर बार 21 घंटे का समय लिया जा रहा था, जिसका मतलब यह था कि आपको यह पता लगाने के लिए कम से कम एक दिन का इंतजार करना होगा कि आगे क्या हो रहा है। नासा की टीम भी इसको ठीक करने में लगी हुई थी, लेकिन इन स्पेस प्रोब का AACS सिस्टम खराब हो गया था, जो कि इन स्पेस प्रोब को अंतरिक्ष में विचलित कर रहा था, और यह एक डेड कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा था जिसने इन सभी मैसेज को दूषित कर दिया। लेकिन यह हमारे लिए काफी फायदेमंद की बात थी कि इस समस्या का निदान किया जा सका। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में नासा ने कुछ कमांड भेजे जिसने इन सभी सूचनाओं को सही कंप्यूटर पर वापस भेजने की अनुमति दी। इन मैसेजेस के करप्शन को बिल्कुल ठीक किया गया और पता चला कि यह एक टेक्निकल इशू था। लेकिन बात यही आती है कि वॉयेजर इतने लंबे समय से कैसे काम कर रहा है। अपने ऑब्जर्वेशन के लगभग 5 दशक बाद भी इस समय वॉयेजर प्रोब्स अपने आप को काम करने के लिए सक्षम बनाए हुए हैं, जो कि बेहद ही मुश्किल है। लेकिन वास्तव में क्या गड़बड़ी थी इन सिग्नल्स के पीछे, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। और इस समय वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एक अज्ञात स्पेस में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशंस पृथ्वी पर उपस्थित सैटेलाइट्स और कंप्यूटर रूम्स में हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कब तक इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, वी हैप्पी, बी क्यूरियस।